टाइट्रेशन में करते क्या है हम लोग, कोई एक सॉल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं पता होगा, उसी का कंसंट्रेशन पता करना होगा। तो वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं पता होता है उसको नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन पता है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो टाइट्रेशन में किसी नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से पता करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से पता करना ही टाइट्रेशन कहलाता है। अब जैसे HCl है, किसी HCl का सॉल्यूशन है किसी कंटेनर में रखा हुआ, उसमें HCl का क्या कंसंट्रेशन है नहीं पता है हमें, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब उसका कंसंट्रेशन हम पता करेंगे, जिस मेथड से पता करेंगे, जो तरीका अपनाएंगे नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए, वो तरीका क्या कहलाएगा, टाइट्रेशन। और उस नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए जो दूसरा सॉल्यूशन यूज करेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होगा उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का रिएक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर एसिड है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि एसिड के साथ तो बेस ही रिएक्शन करता है। नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर बेस है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्शन करने वाला होना चाहिए, है ना। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, उसको समझते हैं। पहले हम देखते हैं सिंपल टाइट्रेशन। हालांकि एक चीज हम बता दें, चाहे कोई भी टाइट्रेशन हो, सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री या डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, सब में एक ही चीज होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B। बस नाम भले अलग अलग दिया गया है बट सब में इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करना होगा। इक्विवेलेंट क्यों कैलकुलेट करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए। बस तरीका क्या होगा उसको समझते हैं। देखो, जैसे एक बीकर है, ठीक है, जिसमें HCl का सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है। HCl सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि HCl तो है ही, साथ साथ क्या है, पानी है, बट इसके ऊपर इसका कंसंट्रेशन नहीं लिखा हुआ है। मतलब इसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है। कंसंट्रेशन पता नहीं है मतलब क्या नहीं पता है, मोलरिटी नहीं पता है, यही ना। नॉर्मलिटी नहीं पता, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, हालांकि मोलरिटी हमने नहीं बताया है, बता देंगे आगे। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब इसका कंसंट्रेशन नहीं पता है। कंसंट्रेशन नहीं पता है मतलब यूनिट लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर HCl है ये नहीं पता है, ये ना मतलब हुआ। तो इसका मोलरिटी हमें पता करना है, इसका मोलरिटी पता करना है। इस सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, इसका मोलरिटी पता करने के लिए हमको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इसके साथ रिएक्ट करे। तो HCl के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड है तो बेस रिएक्ट करेगा, तो हमको चाहिए बेस का सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। ये है NaOH सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब फिर से वही NaOH हो और वाटर हो, और ये चूंकि नॉन स्टैंडर्ड है तो इसको क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड मतलब इसका कंसंट्रेशन हमें पता होना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन हमें पता है 0.1 m, या कुछ और भी हो सकता है 0.1 m के अलावा, चलो जनरल ही रखते हैं हम। इसका कंसंट्रेशन है m, इसका M1 है जो हमें नहीं पता है, और इसका M2 कंसंट्रेशन है जो हमें पता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये जो HCl सॉल्यूशन है, अच्छा HCl सॉल्यूशन से थोड़ा सा निकाल लो, एकदम मतलब ये बड़ा सा बीकर में था लेकिन थोड़ा सा HCl सॉल्यूशन निकाल लिए, और इस थोड़े सा HCl सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन मेजर कर लें तो इसमें कंसंट्रेशन वही होगा या अलग होगा, सेम होगा।
तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे कोनिकल फ्लास्क, लैब में इस तरह का फ्लास्क रहेगा, स्कूल के लैब में, कॉलेज के लैब में, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डाल लो, थोड़ा सा, है ना। इस कोनिकल फ्लास्क के ऊपर लिखा रहेगा 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, ऐसा मार्क बना रहेगा। तो इससे थोड़ा सा जो HCl सॉल्यूशन लिए हो, जो कि नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसमें इसके ऊपर मार्क बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम हमें पता चल गया? नहीं, यहाँ पे देखो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4, थर्मामीटर में लिखा रहता है ना, वैसे यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इससे नहीं पता चल गया कितना सॉल्यूशन हम लिए हैं, है ना। अब को तुम बोलोगे सर कोई ज्यादा ले ले कोई कम ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको जितना लेना है लो इसमें, है ना। इसमें ज्यादा HCl लोगे तो ज्यादा NaOH रिएक्शन करेगा, कम HCl लोगे तो कम NaOH रिएक्शन करेगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका जो कंसंट्रेशन पता चलेगा वो हर हाल में सेम पता चलेगा। तो इसमें इस मार्किंग को देख के इसका वॉल्यूम का आइडिया लगा लिए हम, V इक्वल टू, अच्छा ये इसको बोलते हैं V1, जो कि हमें पता चल गया है। ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता है, ये पता है, ये भी पता है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास का रड टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये ग्लास रड टाइप का रहेगा और यहाँ पे क्लोज करने का और ओपन करने का बना रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये सब तुमको मिलेगा NCERT लैब मैनुअल 11th क्लास का और 12th क्लास का आता है, NCERT के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ये सब डिटेल मिलेगा। तो इसमें तुम इसमें ये इसको बोलते हैं ब्यूरेट, जिसमें तुम डाल लो किसको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। कौन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? NaOH सॉल्यूशन। अंदाजा से इतना डालो कि इसे जब गिराए ना तो यहाँ पे जो HCl सॉल्यूशन है सबका सब रिएक्शन कर ले, है ना। तो यहाँ पे है HCl सॉल्यूशन, यहाँ पे है HCl सॉल्यूशन, और इसमें कौन है, NaOH सॉल्यूशन, जिसका की मोलरिटी M2 है और इसका मोलरिटी M1 है, जो कि नहीं पता है ना। अब क्या करना है, इसको बंद रखना है, यहां तक बढ़ लिए। एक और चीज, इस ब्यूरेट के ऊपर भी 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml इस तरह का मार्किंग किया रहता है। तो बाय द वे तुम यहां तक भर लिए, तो ये बाय द वे 10 ml है ना। अब तुमको क्या करना है कि इसको खोलना है, ये ड्रॉप वाइज क्या होगा, नीचे गिरेगा। जब ये ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा तो ये लेवल क्या होता जाएगा, नीचे होते जाएगा। और इसके अंदर क्या हो रहा होगा, जो भी HCl रहा होगा, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा होगा, किसका रिएक्शन हो रहा होगा, NaOH का। NaOH रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। बन रहा होगा क्या, नमक पानी, NaCl और H2, नमक पानी ही तो है ये। अब जरा ध्यान देना, ये धीरे धीरे सारा HCl इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा सारा HCl। जब सारा HCl खत्म हो जाए, जब लगे कि इसका HCl सब खत्म हो गया, है ना, तो खत्म हो गया तो ये लेवल तब तक क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। नीचे आ गया लेवल, ये खत्म हो गया HCl, इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। इसको जब बंद कर देंगे, यहां तक लेवल आ गया। अब यहां से लेके यहां तक बाय द वे 10 ml था, मार्किंग किया हुआ था, यहां से लेके यहां तक भी मार्किंग किया होगा, है ना। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये वाला कितना वॉल्यूम नीचे गिरा है ये पता चल जाएगा या नहीं, पता चल जाएगा। तो NaOH का मोलरिटी पता है और इसका क्या पता चल गया, V2 भी पता चल गया। इसका क्या पता था, वॉल्यूम पता था, क्या नहीं पता था, मोलरिटी नहीं पता था, है ना। अब ये सेम चीज हम 3-4 बार करेंगे। इससे क्या होगा, पहला बार कितना वॉल्यूम यूज हुआ, दूसरा बार कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तीसरा बार कितना वॉल्यूम यूज हुआ। बार बार क्यों करते हैं ये, कि देखो जब कुछ एरर भी तो होगा। तुम किसी ग्लास ट्यूब में कोई सोल्यूशन भरा रहेगा ना, तुम देखेगा, तीनों का रीडिंग थोड़ा थोड़ा अलग अलग आएगा, है ना। इसलिए देखा जाता है उसको एकदम मतलब इसको
उसके लेवल के पैरेलल करके, ताकि कोई एरर ना आए, क्योंकि थोड़ा ऊपर से देखेगा तो लगेगा नीचे है, थोड़ा नीचे से देखेगा लगेगा थोड़ा ऊपर है, उससे भी एरर आता है। तो कई रीडिंग लेने के बाद एवरेज करते हैं हम लोग। जैसे 10th में तुमको याद होगा प्रैक्टिकल फाइल बनाता होगा, तो उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल रहता होगा, है ना, उसमें कई सारा रीडिंग होता था और उसके बाद उसको एवरेज करते थे, है ना। तो ये यही है, यही सेक्शन, ये प्रैक्टिकल है, इनफैक्ट ये थ्योरी है नहीं, बट हम फील करवाना चाह रहे हैं थ्योरी क्लास में प्रैक्टिकल का, और कुछ बात है नहीं। तो कई रीडिंग ले लेंगे, उसका एवरेज कर लेंगे, भुला जाओ कई रीडिंग लेंगे, हटाओ इसको, वो सॉल्ट एनालिसिस में हम बात कर लेंगे 12th में। ये समझो कि इसका वॉल्यूम पता चल गया ना, कितना रिएक्ट किया, मोलरिटी भी पता है, मोलरिटी इसका नहीं पता और इसका वॉल्यूम पता है। रिएक्शन तो ये हो रहा होगा। मेरे को बताओ HCl का टोटल मोल कितना रहा होगा। हम जानते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ही मोल होता है या नहीं। तो HCl का टोटल मोल कितना रहा होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। HCl का मोलरिटी कितना था नहीं पता था, लेकिन उसको हम M1 लिख रहे हैं, बट इसका वैल्यू पता नहीं है। वॉल्यूम हमें पता है कितना, V1, ये 10 ml होगा कि 20 ml होगा, ये हमें पता है। NaOH का कितना मोल गिरा है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना, M2V2, है ना। क्या इस रिएक्शंस को देख के ये बोल सकता है NaOH का मोल, एक मोल HCl के एक मोल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब NaOH का 10 मोल HCl के 10 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH का 50 मोल HCl के 50 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। इसका मतलब NaOH का जितना मोल रिएक्ट किया होगा एग्जैक्टली उतना ही मोल HCl का रिएक्ट किया होगा। इसका मतलब ये हुआ M2V2 इक्वल टू M1V1, क्योंकि ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH और ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, दोनों बराबर कर दिए। अब यहां से क्या निकल जाएगा, M1 ही निकालना था ना, M2V2 डिवाइडेड बाई V1, यहां से M1 निकल गया। तो इस तरह से अननोन मतलब नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से पता करते हैं। एक और चीज हम चाहते हैं, हाँ, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 भी कर सकते थे। M1V1 इक्वल टू M2V2 में तो थोड़ा गलती होने का भी चांसेस है, M1V1 इक्वल टू M2V2 में गलती होने का भी चांसेस है कि नहीं। ये दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम नहीं होता तो M1V1 इक्वल टू M2V2 हम नहीं करते, लेकिन उस केस में हम क्या करते हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता, है ना। अदरवाइज M1V1 इक्वल टू N1V1 इक्वल टू N2V2 तो हमेशा ही कर सकते हैं ना। ओके, बताएं कि नहीं बताएं, N1V1 इक्वल टू N2V2 हमेशा कर सकते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2 हमेशा नहीं कर सकते। जब कोफिशिएंट सेम हो तभी करेंगे, अदरवाइज 2 से 3 से इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। चलो ठीक है, तो इस तरह से नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से। यहाँ पे HCl लिया था, यहाँ पे NaOH लिया था, इसका उल्टा भी हो सकता है। NaOH का कंसंट्रेशन पता नहीं हो, HCl का कंसंट्रेशन पता हो, तो HCl के कंसंट्रेशन के हेल्प से NaOH का कंसंट्रेशन पता किया जा सकता है। दूसरा चीज, ये एसिड नहीं होता, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता, नॉन स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लेते हैं यहाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब जरा केस देखो, हमने क्या बोला था कि ये जब HCl सारा खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। यही बोले थे ना, HCl खत्म हो जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। बट हमें पता कैसे चलेगा कि HCl खत्म हो गया, क्योंकि पहले ये HCl सॉल्यूशन था जो एकदम नॉर्मल पानी की तरह रहेगा, है ना, और उसमें ये जो NaOH सॉल्यूशन है ये भी वाटर की तरह रहेगा नॉर्मल, और दोनों मिलाओगे तो ये तुम जान रहे हो कि नमक पानी बन रहा है, नमक पानी बन रहा है। नमक पानी भी क्या है, पानी की तरह ही है। तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि HCl कब खत्म हुआ, ये गिरते चल जाएगा, है ना। तो हम बंद कैसे करेंगे, पता चले तब ना कि HCl खत्म हुआ है, तब तो बंद करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं। इंडिकेटर का वर्ड मीनिंग ही क्या है, इंडिकेट करना, ऐसे ही लगता है ना। तो इंडिकेटर क्या होता है उसको थोड़ा समझाते हैं, ज्यादा डिटेल आयनिक इक्विलिब्रियम में। फिलहाल ये समझो कि पीएच का थोड़ा बहुत आइडिया है 10th का। न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। एक चीज बताओ, इसमें HCl है तो पीएच क्या रहा होगा, 7 से कम रहा होगा, 7 से कम रहा होगा।
इसमें NaOH मिला रहे हैं, HCl खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक टाइम हुआ कि सारा HCl खत्म हो गया। उस समय इस सॉल्यूशन का pH कितना रहा होगा? 7। और उसके बाद और NaOH मिला दोगे, 7 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान देना, हमें तो इस रिएक्शन को रोक देना है ना, कब? जब pH 7 हो जाए, यही ना। तो एक ऐसा इंडिकेटर यूज करो जो अपना कलर 7 pH से कम पे कुछ और रखता है और 7 pH के बाद कुछ और होता है। बड़ा सिंपल इंडिकेटर, लिटमस पेपर। नहीं, लिटमस पेपर अपना कलर एसिडिक रेंज में कैसा रखता है और बेसिक रेंज में ब्लू, है ना। तो अब तुम सोचो, लिटमस पेपर, देखो ध्यान देना, तुम्हारे दिमाग में होगा कि लिटमस पेपर एक पेपर है। पेपर नहीं है, वो नॉर्मल पेपर है, उसके ऊपर एक केमिकल लगा दिया गया है, समझा। और इंडिकेटर वो पेपर नहीं है, एक्चुअली क्या है, उसके ऊपर का केमिकल। अगर तुम चाहो तो इसमें पहले जब ब्लू, ये कैसा था, HCl सॉल्यूशन था ना, उसमें वो केमिकल को डाल दो, थोड़ा सा अमाउंट उसका केवल, ताकि वॉल्यूम वगैरह ज्यादा ना बढ़ा दे, है ना, थोड़ा सा अमाउंट। तो जब HCl सॉल्यूशन था उसमें वो केमिकल डाल दिया, HCl सॉल्यूशन का कलर कैसा रहा होगा? रेड, है ना। और NaOH गिरा रहा है, गिरा रहा है, गिरा रहा है, एक टाइम के बाद ये रेड कलर क्या हो जाएगा? जैसे ही रेड कलर खत्म हुआ, ब्लू हुआ, हम क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे। मतलब वो इंडिकेटर केवल इसलिए है कि हमको पता चल जाए कि इसका सारा HCl खत्म हो गया है ना। इसलिए बोलते हैं उसको इंडिकेटर। इंडिकेटर वो लिटमस पेपर ही एक इंडिकेटर नहीं है, और भी कई सारा इंडिकेटर है ना। और लिटमस पेपर में पेपर का कोई रोल नहीं है, हमको पेपर नहीं चाहिए। पेपर तो इसलिए रहता है कि स्कूल के बच्चों को थोड़ा आसानी से, नहीं तो केमिकल देना पड़ेगा, ऐसे पेपर है ना, सहूलियत होता है उसमें, और कुछ नहीं। हम इसमें थोड़ा सा केमिकल ये मिला देंगे, लिटमस पेपर पे जो केमिकल यूज होता है वही केमिकल मिला देंगे, है ना। या चाहो तो लिटमस पेपर ही डाल दो, थोड़ा सा टुकड़ा काट के, है ना, ये भी कर सकते हो। तो अच्छा, अब समझना कि लिटमस पेपर इंडिकेटर को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हम जानते हैं लिटमस पेपर 7 से ज्यादा pH पे कलर कुछ और 7 से कम pH पे कलर कुछ और होता है ना। तो 7 ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि हमको पता है कि जब ये खत्म होगा उस समय सॉल्यूशन का pH क्या होगा? 7 होगा, है ना। अगर ऐसा कोई टाइट्रेशन कर रहे हो जिसमें रिएक्शन खत्म होने के बाद सॉल्यूशन का pH 7 ना हो, 9 हो, तो उस केस में क्या ये वाला इंडिकेटर, मतलब लिटमस पेपर, काम करेगा? वैसे में हमें ऐसा इंडिकेटर लाना पड़ेगा जो अपना कलर कब बदले? 9 पे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ जो HCl है ना, यहाँ तुम कोई सोचो यहाँ पे कोई तुम बीक एसिड रखो, HCl के जगह पे, ध्यान देना इधर, बीक एसिड रखा, CH3COOH ये रखा, इसका कंसंट्रेशन मेजर करना है। ब्यूरेट से क्या मिला रहा है? NaOH। तो NaOH इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? Na प्लस CH3COO माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मतलब जब HCl खत्म हो जाएगा, जब HCl खत्म हो जाएगा उस समय इस सॉल्यूशन में क्या पड़ा रहेगा? सॉरी, HCl नहीं, HCl तो रखे ही नहीं, क्या रखें? एसिटिक एसिड। तो अगर एसिटिक एसिड रखेंगे और जब एसिटिक एसिड खत्म हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कर करके खत्म हो गया, उस समय इस सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सोडियम एसीटेट रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। और सोडियम एसीटेट का एक्व सॉल्यूशन का pH, इनफैक्ट सोडियम एसीटेट का एक्व सॉल्यूशन ही ना ये रहेगा, इसका pH क्या होता है? 7 होता है क्या? देखो तो ये इसमें बीक एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का एक्व सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है ना। मतलब जब यहाँ पे बीक एसिड रखोगे, NaOH गिराओगे, जब एसिड सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस समय सॉल्यूशन का pH 7 नहीं होगा, क्या होगा? 9 होगा, 9.5 होगा, इस तरह से कुछ रहेगा।
तो उस केस में क्या लिटमस पेपर इंडिकेटर यूज करना सही है? क्योंकि लिटमस पेपर तो 7.5 पीएस पे ही कलर बदल देगा, सॉरी 7 पीएस पे ही कलर बदल देगा। कैसा इंडिकेटर चाहिए? ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो 9 पीएस पे या 9.5 पीएस पे कलर बदले। कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग टाइट्रेशन के लिए, मतलब अलग अलग नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब पता करते हैं तो वैसे केस में अलग अलग इंडिकेटर यूज करना होता है, डिपेंडिंग ऑन कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट तब बोलते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया जब सारा सॉल्यूशन रिएक्शन कर चुका होता है। अब ये HCl लिए हैं, HCl जब खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड जब पूरा रिएक्ट कर लेता है तो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, है ना। और इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, देखो दो चीज होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट। इसको और डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इलस्ट्रेट करेंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जब जो भी एसिड है बेस के साथ रिएक्शन कर गया, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर गया, उसको बोलते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। और जब हमको पता चलता है तो हम बोलते हैं कि एंड पॉइंट आ गया। तो भाई जब इक्विवेलेंस पॉइंट आया तब ये ना पता चल गया कि इंडिकेटर तो उसी टाइम बता दिया हमको, है ना, बता दिया ना इंडिकेटर। तो इक्विवेलेंस पॉइंट ही क्या है? एंड पॉइंट है। आइडियली, रियलिटी ऐसा नहीं है। कई बार इंडिकेटर इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद बताता है, कई बार इंडिकेटर इक्विवेलेंस पॉइंट आने के थोड़ा पहले ही बता देता है ना। तो एंड, अच्छा अब बाद में बताएगा या पहले बताएगा तो कैलकुलेशन में एरर हो जाएगा। एक आध बूंद भी ज्यादा गिर गया तो उससे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो एरर आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल में तो एरर होता ही है। अच्छी बात यह है कि एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट जितना नियर वाइज रहे उतना सही कैलकुलेशन होगा, है ना। एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट नियर वाइज कब होगा? जब इंडिकेटर एकदम परफेक्ट हो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ना, तो थोड़ा एरर रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है, कई बार तुमसे पूछा जा सकता है कि एंड पॉइंट पहले आएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पहले आएगा। आइडियली दोनों एक साथ आएगा, लेकिन एंड पॉइंट पहले भी हो सकता है, एंड पॉइंट बाद भी हो सकता है, उसमें थोड़ा एरर रहेगा। इससे ज्यादा हम आयनिक इक्विलिब्रियम में समझा पाएंगे, अभी नहीं समझा पाएंगे। फिलहाल तुम ये समझो कि इंडिकेटर किस लिए यूज किया जाता है? ताकि इक्विवेलेंस पॉइंट पता चले, है ना। अच्छा दूसरी चीज, कई बार बिना इंडिकेटर का भी काम चल जाता है। कैसे? सोचो इसमें ऐसा सॉल्यूशन रखे हुए हो जो नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और वो कलरफुल है, और वो जब रिएक्शन कर लेता है उसका कलर ही बदल जाता है। तो वैसे केस में कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है। कंपाउंड जो रिएक्ट कर रहा था वही कलरफुल था और रिएक्शन करने के बाद उसका कलर बदल जा रहा है, तो देखेंगे जब कलर पूरा सबका बदल गया तो रोक देंगे इसको। समझ रहे हो ना? चलो, और हमने ये भी बताया कि अलग अलग टाइट्रेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है। अलग अलग टाइट्रेशन मतलब किसी केस में इक्विवेलेंस पॉइंट pH 7 पे आता है, किसी केस में इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH 10 होता है, किसी केस में इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH 4 होता है। तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट pH 4 पे आता है जिस टाइट्रेशन में, उस टाइट्रेशन में हमें ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो अपना कलर कब बदले? pH 4 पे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन जो है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन निकालना स्ट्रॉन्ग बेस के हेल्प से, वैसे में इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH क्या होता है? 7 होता है। तो ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो अपना कलर 7 पे बदले। समझ रहे हो? कहने का मतलब अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग टाइप का इंडिकेटर का जरूरत है, अलग अलग pH पे कलर बदलने वाला कंपाउंड का जरूरत है। ये जो इंडिकेटर है ना, कुछ नया चीज नहीं है, ये कोई कंपाउंड ही है जो पार्टिकुलर pH के पहले कलर कुछ और पार्टिकुलर pH के बाद कलर कुछ और होता है जिसका। अब ये ऐसा क्या है सर इंडिकेटर में कि पार्टिकुलर pH के पहले कलर कुछ और पार्टिकुलर pH के बाद कलर कुछ और होता है? इसका डिटेल आयनिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे कैसे कंपाउंड pH के अकॉर्डिंग कलर बदलता है। फिलहाल हम ये केवल देखेंगे कि इंडिकेटर का रोल क्या है। अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग इंडिकेटर यूज किया जाता है ना। अब देखो ये सब अभी इतना कुछ हम क्यों बोल रहे थे? केवल इसलिए बोल रहे थे कि जब प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां पे
ये जो बोल रहे थे कि जब HCl खत्म हो जाए तो इसको बंद कर देना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हुआ। नहीं, तो वो पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर यूज करेंगे। चलो ठीक है, तो इस तरह का सिंपल टाइट्रेशन जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन पता हो, बेस का पता करना हो, बेस का पता हो, एसिड का पता करना हो, उसको बोलते हैं सिंपल टाइट्रेशन। चाहे कोई भी टाइट्रेशन हो, सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री या डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, सब में करना यही चीज होता है, M1V1 = M2V2। हालांकि M1V1 = M2V2 हमेशा नहीं होता है, लेकिन नहीं करेंगे ये तो क्या करेंगे फिर, N1V1 = N2V2, वो तो हमेशा ही होता है। चलो फटाफट कॉपी करो। बैक टाइट्रेशन, अगर ये नाम भूल भी जाओ, बैक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन, तब भी कोई इश्यू नहीं है, करना सब में एक ही काम है, N1V1 = N2V2, बस। ये सब नाम में कुछ नहीं रखा है, और ये सब नाम करके तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है ना। तुमको बस ये पता होना चाहिए N1V1 = N2V2। हाँ बोलो। अब देखो बैक टाइट्रेशन में क्या होगा, जैसे ऐसे समझो कि कोई एक कंपाउंड है A, है ना, A का रिएक्शन करा दिए B के साथ, और B एक्सेस है। A का रिएक्शन B के साथ करा और B एक्सेस है। एक्सेस का मतलब समझे कि A के साथ B रिएक्शन कर लिया होगा, और रिएक्शन करने के बाद B बच गया होगा, B बच गया होगा। तो क्या ऐसे केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B लिख सकते हैं? क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं या नहीं? अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B जो आप ले रहे हैं सर, ये B का कितना अमाउंट का इक्विवेलेंट ले रहे हैं, टोटल अमाउंट का, या जितना रिएक्शन किया है उतना का ही? अगर जितना रिएक्शन किया है उतना का ही ले रहे हैं तो फिर ये सही है, और टोटल B का जितना अमाउंट है उसका इक्विवेलेंट ले रहे हैं तब फिर ये गलत है, यही ना। इसका मतलब हम ले रहे हैं कि जितना अमाउंट लिया था वो टोटल को कंसीडर कर रहे हैं, तो वैसे केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक किसी वेसल में A पड़ा हुआ है, उसको B दिया, B एक्सेस दे दिया, B का जितना भी रिएक्शन करना था हो गया रिएक्शन A के साथ, एक खत्म हो गया, B का अमाउंट बचा रह गया। B के बचे हुए अमाउंट के साथ कोई कंपाउंड C का रिएक्शन कराए, किसके साथ कराए, B के बचे हुए अमाउंट के साथ। अब B भी खत्म हो गया और जो C कराया रिएक्शन C भी खत्म हो गया, तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस गुड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C, है ना। ये हो जाएगा, यही है बैक टाइट्रेशन में, यही करना होगा तुमको। कॉपी करो इसको, देन आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री देखते हैं। आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, देखो ये दोनों टाइट्रेशन ही है। आयोडीमेट्री में क्या होगा, हमने याद रखने के लिए तरीका अपनाया है, DI है, DI फॉर डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट हो गया तो दूसरा इनडायरेक्ट। एक में डायरेक्ट I2 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा और एक में डायरेक्टली I2 के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाएगा। देखो आयोडीमेट्री में क्या होगा, आयोडीन का रिएक्शन हाइपो के साथ कराया जाएगा, है ना। कराया जाएगा रिएक्शन मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना होगा, है ना। तो क्या इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। ये हाइपो क्या होता है, हाइपो इस कंपाउंड का नाम है, इसका सोडियम थायोसल्फेट है। ये Na2H2O4 को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, Na2SO4, है ना। ये
Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब क्या करो, ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 को, एक ऑक्सीजन को सल्फर बना दो, अब बाकी 3 ऑक्सीजन को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, Na2S2O3। नहीं हो जाएगा, एक ऑक्सीजन को सल्फर बना दोगे तो 3 ऑक्सीजन रह जाएगा, और एक ऑक्सीजन पहले से, एक सल्फर पहले से, Na2S2O3, तो इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, है ना। और इसी का दूसरा नाम हाइपो है। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो हमने पहले बताया होगा, ये तो होगा 2Na प्लस SO4 माइनस 2, और ये होगा 2Na प्लस S2O3 माइनस 2, है ना, यही होगा ना। इसका अगर स्ट्रक्चर लिखो तो S डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका स्ट्रक्चर लिखो S डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो सल्फेट हो गया, इसका एक ऑक्सीजन हटा दो और वहां पे क्या डाल दो, सल्फर, ये है थायोसल्फेट, है ना। और सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो बोलते हैं, फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा ये। तो ये अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और ये नॉन स्टैंडर्ड है तो इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, है ना। तो यही करेंगे क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। इनफैक्ट तुमको करना क्या है, इस रिएक्शंस को याद रखना है। आयोडीन का हाइपो के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा और हाइपो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये रिड्यूस कैसे हुआ, 0 से क्या आया ऑक्सीडेशन नंबर -1, और ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और देखो क्या होता है। पक्का इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। दूसरी चीज आयोडोमेट्री में क्या है, आयोडोमेट्री में हमने बोला है कि डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ I2 नहीं होगा, मतलब I2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट I2 के साथ टाइट्रेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हर कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पे देखेगा केवल, आयरन +3 का सॉल्यूशन है, आयरन +3 का सॉल्यूशन, और हमें उसका कंसंट्रेशन पता करना है। और हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हाइपो का, Fe+3 का नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, हाइपो का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो इस दोनों का डायरेक्ट रिएक्शन हमने नहीं कराया, हमने कराया क्या, Fe+3 का Ki के साथ रिएक्शन करा दिया और Ki ले लिया एक्सेस ले लिए हैं। इसका मतलब Ki रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो Ki बच गया रिएक्शन के बाद, और बना ये जो I- है 0 में गया, और आयरन प्लस ये I- है जो 0 में गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ, ये क्या होगा, रिड्यूस। तो आयरन +3 से +2 में गया। अब ये जो I2 लिबरेट हुआ ना, ये I2 का रिएक्शन करा दिए किसके साथ, हाइपो के साथ। बोर्ड पे ध्यान दो, ये I2 जो लिबरेट हुआ उसी का रिएक्शन किसके साथ करा दिए, हाइपो के साथ। और हाइपो क्या है, स्टैंडर्ड है, मतलब इसका कंसंट्रेशन हमें पता है ना। तो इसके कंसंट्रेशन के हेल्प से इसका कंसंट्रेशन निकालना है। एक चीज बताओ, इसका कंसंट्रेशन अगर पता है हमें, तो इस रिएक्शन को देख के क्या ये हम बोल सकते हैं, या इसको देख के क्या हम ये बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki? नहीं बोल सकते। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ki नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सेस लिया हुआ है, एकदम उतना ही लिया होता जितना में रिएक्शन कर जाता तो बोल सकते थे, है ना। तो लेकिन ये तो हम बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2, ये भी नहीं बोल सकते। ये तो एक्सेस है, ये एक्सेशन है सर, ये I2 केवल इसी के वजह से थोड़े आया है, इसके साथ ये रिएक्शन किया है तब ना I2 आया है ना। तो ये I2 कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, Ki डिसाइड करेगा कि Fe+3 डिसाइड करेगा, Fe+3 डिसाइड करेगा। इसका मतलब आयरन +3 का इक्विवेलेंट I2 के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, आयरन +3 का इक्विवेलेंट Ki के इक्विवेलेंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसके अमाउंट को जब ये डिसाइड कर रहा है तो इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा ना। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 लिख सकते हैं। या I2 कहां है, इन फर्स्ट रिएक्शन,
इन फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, ये जो I2 निकला है, इसी I2 को ना हाइपो के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। तो यही I2 ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हम लिख सकते हैं, ये जो नंबर ऑफ इसको लिख दे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन, इन सेकंड रिएक्शन लिख सकते हैं कि नहीं। अरे पहला रिएक्शन में जो I2 निकला है वही I2 ने यहाँ रिएक्ट किया है, तो जितना इक्विवेलेंट यहाँ होगा उतना ही इक्विवेलेंट ये होगा, और ये रिएक्शन किया हाइपो से, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो होगा या नहीं होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। इसको यूज करके अगर इसका कंसंट्रेशन पता है तो इसका कंसंट्रेशन पता करेंगे, इसका कंसंट्रेशन पता है तो इसका कंसंट्रेशन पता करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक गलती हो सकता है, देखो क्या गलती हो सकता है। इस I2 का एन फैक्टर क्या है बताओ, एन फैक्टर I2 का एन फैक्टर, इधर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इधर -1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये बनेगा, लेकिन ये 2 लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा 2। इस I2 का एन फैक्टर बताओ, 0 से -1 एन फैक्टर क्या होगा 2, है ना। दोनों जगह I2 का एन फैक्टर 2 है, इसलिए हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। नीचे वाला में जरा देखो, यहां I2 का एन फैक्टर क्या है, यहां पे एन फैक्टर 2 और यहां पे एन फैक्टर बताओ 10 है। देखो 0 से +5 और यहां 2 आयोडीन है तो 10 हो गया। यहां पे I2 का एन फैक्टर 2 है और यहां पे I2 का एन फैक्टर 10 है, इसलिए दोनों जगह I2 का एन फैक्टर सेम नहीं है, तो यहां पे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3, सॉरी ये भी एक्सेस है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन, ये लिख सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन, ये नहीं लिख सकते। बट इसके आगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इन सेकंड रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- ये लिख सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, लेकिन इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर तब होगा जब ये दोनों जगह I2 का एन फैक्टर क्या होगा सेम होगा, है ना। तो नीचे वाले रिएक्शंस के लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन +3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 नॉट इक्वल टू I2 in first reaction is not equal to number of equivalent of I2 in second reaction is equal to number of equivalent of MnO4-। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों सर ऐसा क्यों। देखो एक चीज बताओ, यहां से तुमको लगेगा कि सर यहां जितना आयोडीन निकला वही आयोडीन तो यहां गया है, यहां जितना आयोडीन निकला है वही आयोडीन तो यहां गया है, तो यहां जितना मोल आयोडीन निकला है उतना ही मोल गया है, जितना मोल आयोडीन निकला है उतना ही मोल गया। बिल्कुल मोल इक्वल है, यहां जितना मोल निकलेगा उतना ही मोल इधर जाएगा, यहां जितना मोल निकलेगा उतना ही मोल इधर जाएगा। मोल यहां का मोल और यहां का मोल सेम है, यहां का मोल यहां का मोल सेम है, लेकिन इक्विवेलेंट सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू एन फैक्टर, तो यहाँ पे एन फैक्टर कुछ और, यहाँ पे एन फैक्टर कुछ और। बाय द वे 10 मोल आयोडीन यहाँ निकला है तो 10 मोल आयोडीन इधर जाएगा, तो 10 मोल आयोडीन कितने इक्विवेलेंट के बराबर हो गया 20 इक्विवेलेंट के बराबर। यहाँ 10 मोल आयोडीन कितने इक्विवेलेंट के बराबर हो गया 20 इक्विवेलेंट के बराबर, तो यहाँ का इक्विवेलेंट यहाँ के इक्विवेलेंट के बराबर तो हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जगह एन फैक्टर सेम है। सोचो यहाँ आयोडीन 10 मोल निकला है तो कितना इक्विवेलेंट निकला 20 इक्विवेलेंट, और वही 10 मोल आयोडीन यहाँ गया तो कितना इक्विवेलेंट गया 100 इक्विवेलेंट। तो क्या 20 इक्विवेलेंट इक्वल टू 100 इक्विवेलेंट,
मोल दोनों जगह बराबर है, 10 मोल इक्वल टू 10 मोल, लेकिन 20 इक्वल टू 100 ये नहीं हो सकता। तो जब कभी एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में शिफ्ट करो और कॉमन स्पेसिस हो तो ये दोनों का इक्विवेलेंट बराबर तब करेंगे जब दोनों जगह n फैक्टर सेम हो। अदरवाइज n फैक्टर सेम ना हो तो इसका मोल को इसके मोल के बराबर तो कर ही सकते हैं, मोल को बराबर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बराबर कब करेंगे, जब n फैक्टर सेम हो, है ना। इसका यूज करके हम क्वेश्चंस करते हैं, तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान देना, अभी समझ नहीं आया होगा, अभी समझ आएगा और बात करते हैं हम इस पे। एक क्वेश्चन देते हैं, देखो हाइपो का x मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इसका x मोल, है ना, तो बताओ Fe+3 का कितना मोल रहा होगा। क्वेश्चन समझना क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास Ii+3 का सॉल्यूशन है, ध्यान देना, एक वेसल है जिसमें Ii+3 का सॉल्यूशन लिया है ना, उसमें Ii+3 का कितना मोल है ये पता करना है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, Ki डाल दिया, एक्सेस इतना डाल दिया कि Ii+3 रिएक्ट करने के बाद Ki कुछ बचा रहे, Ii+3 खत्म हो जाए, है ना, तो आयोडीन लिबरेट होगा, उस लिबरेटेड आयोडीन के साथ हाइपो का रिएक्शन कराया और देखा कि हाइपो का x मोल रिएक्ट किया है, तो Ii+3 का कितना मोल होगा। ये तो हम बोल ही सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर, इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर, इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर, बोल सकते हैं ना। तो बताओ इसका एक और तरीका है, इक्विवेलेंट बोलने के बजाय इसको बैलेंस कर लें, तो इसका x मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा ये पता चल जाएगा, इसका मोल पता चल गया तो इसका मोल पता चल गया, और यहां भी बैलेंस कर लोगे तो इसका कोफिशिएंट पता रहेगा, तो इसका मोल पता है तो इसका मोल पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें रिएक्शन बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। एक चीज बताओ, इसका x मोल है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो, कितना इक्विवेलेंट होगा, x इंटू n फैक्टर, इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर बताओ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या है बताओ, +2 होगा मेरे समझ से, x मान के निकालो ना, +2 आता है, और इसका निकालो 2.5 आता होगा, निकाल के देखो, आता है 2.5 + 2.5, अरे 4 गो सल्फर है ना जी, 2 गो 5 वाला है, 2 गो 0 वाला है, हमको याद है बट तुमको याद नहीं है, x मान के निकालो तो +2.5 आएगा। तो अब बताओ इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 2 से 2.5 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है और 2 सल्फर है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला ओवरऑल 1, तो इसका n फैक्टर कितना हुआ 1, इसका n फैक्टर 1, है ना। ये 1 क्या है, ये है n फैक्टर ऑफ हाइपो, इसको हाइपो बोल रहे हैं, है ना। तो हाइपो का इक्विवेलेंट कितना हो गया, x हो गया ना, तो इसका कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट x ही होगा ना, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो दोनों का इक्विवेलेंट x होता है, जब तक कि कोई एक्सेस ना हो, है ना। अब देखो, चूंकि यहाँ पे n फैक्टर और यहाँ पे n फैक्टर सेम है, तो इसका जितना इक्विवेलेंट होगा इसका भी उतना इक्विवेलेंट होगा, है ना। तुम चाहोगे कि नहीं सर हम मोल में कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो अरे यहाँ जब n फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंट को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, x/2 करके, है ना। और यहाँ भी यहाँ मोल जब x/2 मोल होगा तो इसका x/2 मोल ही रहेगा, है ना। और छोड़ो ना, हम बता तो दिए कि अगर n फैक्टर दोनों जगह सेम तो इक्विवेलेंट को हम बराबर कर सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट x हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा x। तो बताओ इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट x। और निकालना मोल था, मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट y n फैक्टर, यही ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल x डिवाइडेड बाई n फैक्टर, किसका n फैक्टर, Fe+3 का, Fe+3 का n फैक्टर कितना है 1, क्योंकि +3 से +2 गया है, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया Rn+3 का 1। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन इस रिएक्शन पे बेस्ड है। Ii+3 का सॉल्यूशन है जिसमें Ii+3 का मोल पता करना है। Ki, उस सॉल्यूशन में Ki एक्सेस डाल दिया, I2 लिबरेट हुआ,
लिबरेटेड I2 का MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन करा है और इस तरह से रिएक्शन हुआ है ना। इसका मोल हमें पता है कि MnO4 माइनस का कितना मोल रिएक्शन किया है। इसका मोल बाय द वे x मोल है, x मोल है। तुम्हें बताना है आयरन प्लस 3 का कितना मोल रहा होगा। क्या करेंगे, x मोल है, इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। एक तो x/5। चलो 2 मिनट का टाइम है, बाकी लोग भी ट्राई करो तो जरा नीचे वाले। इसका x मोल है तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, कितना मोल रहा होगा, है ना। ट्राई करो 2 मिनट। MnO4 माइनस का x मोल रिएक्ट किया है, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रुको, कोई बोलेगा नहीं। फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड। आनंद बताओ MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट कितना होगा। इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मोल से इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मोल इंटू एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर, MnO4 माइनस का। तो मोल तो x है, इसका एन फैक्टर कितना है, यहां पे +7 और यहां पे +4, 3 हो गया। गुड। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 3x हो गया MnO4 माइनस का। तो इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये 3x ही रहेगा। नहीं, यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 3x तो यहां भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 3x नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों जगह एन फैक्टर अलग अलग है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां जितना मोल निकला होगा यहां उतना ही मोल रिएक्ट किया होगा। तो पहले इस इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको अगर मोल में कन्वर्ट कर लें, नंबर ऑफ मोल, मोल बताओ इक्विवेलेंट पता है, मोल कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट बाई एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कितना 3x, एन फैक्टर कितना, अच्छा एन फैक्टर किसका, I2 का। I2 का एन फैक्टर क्या है, 10 है। तो 3x/10, 3x/10 हो गया I2 का नंबर ऑफ मोल। अब मोल तो यहां जितना निकला है उतना ही इधर गया होगा। तो यहां I2 का मोल कितना हो गया, यहां I2 का मोल, नंबर ऑफ मोल, मोल ये हो गया 3x/10। अब बताओ यहां से यहां बढ़ना है तो मोल से तो हम नहीं बढ़ सकते। मोल से तब बढ़ सकते जब रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तब। बैलेंस नहीं किया हुआ है तो इक्विवेलेंट से तो बढ़ सकते हैं। तो पहले इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो। तो I2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा, 3x/10 तो मोल था। मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब इक्विवेलेंट आता है। किसका एन फैक्टर, इस I2 का एन फैक्टर क्या है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। ये हो गया I2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो बताओ आयरन प्लस 3 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना, 3x/5। यहां हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना हो गया 3x/5। बट हमें निकालना नंबर ऑफ मोल था। कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट को डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। आयरन प्लस 3 का एन फैक्टर क्या है 1। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल वही रह जाएगा, मोल 3x/5। हमने 2 क्वेश्चन कराया, एक में इक्विवेलेंट लेके आगे बढ़ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में जब रिएक्शन को बदलना होगा तो इक्विवेलेंट के थ्रू नहीं बढ़ेंगे, किसके थ्रू बढ़ेंगे, मोल के थ्रू, है ना। रिएक्शन में इक्विवेलेंट के थ्रू जाएंगे और जब रिएक्शन बदलना होगा तो वहां मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद दूसरे रिएक्शन में जैसे ही पहुंचेंगे वहां फिर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे, है ना। ऐसा इसलिए जहां कहीं भी कॉमन स्पीशीज का एन फैक्टर अलग अलग हो वहां इक्विवेलेंट बराबर हम नहीं कर सकते। तुम ऐसे ही समझो कि यहाँ 100 kg, यहाँ 50, यहाँ ऐसे समझो 50 kg आटा बना है, I2 को आटा मानते हैं, रोटी बनाना है उसे, 50 kg आटा बना है तो इधर 50 kg आटा ही इधर जाएगा। लेकिन अब ये 50 kg आटा इक्वल टू समझो 400 रोटी मान लेते हैं, और यहां पे पूरी खिलाना है इसको। तो यहां 400 रोटी लेकिन वहीं 50 kg आटा इक्वल टू 1000 पूरी नहीं होगा। मतलब यहां पे कितना 400 लिया था, यहाँ का 400, यहाँ का 1000। चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे I2 को मान लो कि आयरन है, आयरन है, मेटल है ना। अला ऐसा मत समझना कि I2 मेटल है।
समझो कि ये 50 kg आयरन यहाँ पे निकला है, ये I2 को हम आयरन मान रहे हैं, है ना। 50 kg का रिंग बनाया गया छोटा छोटा, है ना, और यहाँ पे ये भी आयरन ही है, बट यहाँ पे रिंग बनाया गया है बड़ा बड़ा, तो यहाँ रिंग का नंबर क्या आएगा, और यहाँ रिंग का नंबर, तो ज्यादा नंबर, दोनों का नंबर बराबर हो जाएगा क्या, नहीं ना, लेकिन मास बराबर होगा कि नहीं होगा। बस यही चीज है, शायद समझा पाए तो ठीक है, नहीं समझा पाए तो याद कर लो। क्या याद कर लो कि जब रिएक्शन चेंज हो वहां पे अगर एन फैक्टर दोनों का सेम है तो इक्विवेलेंट लेके आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में इक्विवेलेंट के थ्रू चलो, और जब रिएक्शन चेंज करना हो तो वहां पे क्या कर लें, इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, फिर इस मोल को इसके मोल के बराबर कर लें, फिर इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके आगे बढ़े। समझी, तुम कुछ पूछ रही थी, हाँ? हम नहीं समझे, फिर से बोलो। ये समझ गए, अच्छा एग्जाम्पल पल्ले नहीं पड़ा, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये था आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, नाम में कुछ नहीं रखा है, रिएक्शन को कैसे हैंडल करेंगे ये पता होना चाहिए। अच्छा मिला जुला के टाइट्रेशन सेक्शन में हम कर क्या रहे हैं, इक्विवेलेंट को इक्वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, एक और टाइट्रेशन बचा है, डबल इंडिकेटेड टाइट्रेशन, उसको देखते हैं, पहले इसको कॉपी करो। डबल इंडिकेटेड टाइट्रेशन, डबल इंडिकेटेड टाइट्रेशन क्या है, इसमें दो इंडिकेटर का यूज किया जाता है यूजुअली। अभी इसके पहले जो टाइट्रेशन हम देखे थे उसमें एक इंडिकेटर था। इंडिकेटर मतलब क्या, कब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया ये बताता था इंडिकेटर। इक्विवेलेंस पॉइंट कब आ गया का मतलब क्या, कब एसिड का इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। इनफैक्ट कोनिकल फ्लास्क में एसिड था, ब्यूरेट से बेस गिरा रहे थे, तो कभी तो गिरा हुआ बेस का इक्विवेलेंट एसिड के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए तभी ना नॉब को बंद कर देते थे, समझ रहे हो। तो वो बंद करने का जो टाइम था ना, हम बोलते थे कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, है ना। कब बंद करना है ये कौन बताता था, इंडिकेटर। इंडिकेटर का कलर बदल जाता था, तब से उससे पता चलता था कि अब भाई इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। इक्विवेलेंस पॉइंट आना मतलब एसिड का इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाना, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाना, है ना। तो इस टाइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, दो इंडिकेटर यूज करेंगे, इसलिए हमने बोला है डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। हालांकि तुमको बता दें डायरेक्ट सिलेबस में ये मेंशन नहीं है कि डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा है तो पढ़ लेने में ऐसा कुछ बुराई है नहीं। दो इंडिकेटर, एक का नाम है फिनोल्फथलीन और एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। अच्छा अभी तक जब इंडिकेटर बोलते थे क्या समझ में आता था, लिटमस पेपर, यही ना। तो समझो लिटमस, हमने बताया था कि लिटमस पेपर नहीं, लिटमस पेपर के ऊपर जो कंपाउंड लगा होता है वो है इंडिकेटर। तो वो क्या है, कंपाउंड ही है। तो वैसा और भी कई सारा इंडिकेटर होता है, उसी में से एक नाम है फिनोल्फथलीन और एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये कंपाउंड का नाम है ना, ऐसा मत समझना कुछ और है। कंपाउंड ऐसे भी देखो ना, जो तुमको आसपास में दिखता है ना, सब कुछ क्या है, या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है, यही तो है। सब तो वही 118 एलिमेंट से बना है। नहीं, ये जो कर्टेन लगा हुआ है, ये बोर्ड है, ये नीचे जिस पे हम खड़े हैं, शर्ट है, सब उन्हीं कंपाउंड से बना हुआ है। तो ये जो फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों क्या है, इंडिकेटर है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंडिकेटर है। देखो यहाँ पे लिखा वीक एसिड वीक बेस। आगे जब आयनिक इक्विलिब्रिया बताएंगे उस समय बताएंगे कि ये जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन है ये दोनों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है। छोड़ दो ना वीक एसिड वीक बेस, हटाओ, ये क्या है नहीं है, आगे हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे हम आयनिक इक्विलिब्रिया तब। दो कंपाउंड है फिनोल्फथलीन। अच्छा लिटमस पेपर का कलर किस पीएच पे बदलता था, 7 पे। ऐसे हम तुमको बता दें किसी पार्टिकुलर पीएच पे कलर नहीं बदलता है, कलर एक रेंज में बदलता है। लेकिन चूंकि अभी तुम टाइट्रेशन पढ़ रहे हो, आयनिक इक्विलिब्रिया में बताएंगे कि रेंज में बदलने का मतलब क्या है। तो अभी तुम समझ लो कि ठीक है एक पार्टिकुलर पीएच से ऊपर कलर कुछ और उससे नीचे कलर कुछ और, लेकिन ये जानो इसमें सच्चाई थोड़ा कम है, एक रेंज में बदलता है और रेंज के बारे में आगे बताएंगे। तो जैसे तुम लिटमस पेपर के बारे में जानते हो कि 7 के ऊपर कलर कुछ और 7 के नीचे कलर
कुछ और। तो वैसे ही फिनोल्फथलीन जो इंडिकेटर है एक तरह का कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कलर इस दोनों का एवरेज कर लो, 9 हो जाएगा, है ना। 9 के ऊपर कलर होगा पिंक और 9 के नीचे कलर होगा कलरलेस। समझ रहे हो? ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जिसका कलर इस दोनों का एवरेज कर लो। मान लो ये 4.5 और 3 है, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? मान लो ना 4 के आसपास आएगा, 4 के आसपास ही आएगा ना। मतलब 4 के ऊपर इस इंडिकेटर का कलर क्या होगा? येलो। अब 4 के नीचे इस इंडिकेटर का कलर क्या होगा? रेड। 4 के ऊपर मतलब ये 4 क्या है? पीएच। मतलब ऐसे समझो कि अब तुम बताओ जरा, एक इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है। ये वेसल है, 2 वेसल है, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 11 और ये एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 7। मेरे को बताओ, इसमें अगर तुम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर थोड़ा सा डाल दोगे तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। और इसमें उसी फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को डालोगे, कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। इस दोनों का एवरेज कर लो, 9 के ऊपर पिंक और 9 के नीचे, हाँ ये 9 के ऊपर जितना भी होगा हर केस में पिंक, और 9 के नीचे मतलब किसी भी पीएच पे कलरलेस, है ना। हालांकि फिर से हम बोल रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर और उसके नीचे ऐसा नहीं होता, एक रेंज में होता है, बट रेंज अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, है ना। हाँ 9 पे एक सॉल्यूशन ले लो, है ना, और उसमें पीएच इसका पीएच 9 रखो और उसमें इंडिकेटर डाल के देखो। आगे जब आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि एक ड्रॉप ब्यूरेट से जो एक ड्रॉप गिराते हो, एक ड्रॉप पहले पीएच रहेगा 8 से कम और अगले ही ड्रॉप में पीएच 10 से ऊपर। समझा? आयनिक अभी नहीं समझ में आएगा, जब आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ाएंगे तो उस समय इस पे डिटेल बात करेंगे। अभी समझो ना, इसको एवरेज करके तो बता रहे हैं, हालांकि एवरेज करके ये सही है नहीं, है ना, बट अभी बहुत ऐसी चीजें थी जो सही नहीं था लेकिन तुमको पढ़ाया गया है, बट टाइम के साथ उसको सही किया गया है ना। एक चीज बताओ, जब क्लास 1 में कब पढ़िए पहली बार टेबल? 1 में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 जब पढ़ाया गया था, बाद में तुमको क्या लगा? रे ये तो उस समय रटाया गया था, ये तो मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया जाता था, हो जाता। लेकिन उस समय मल्टीप्लीकेशन सिखाया गया था, क्या किया गया था? रटाया गया था, रटाया गया था ना, क्योंकि उस समय मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाया जा सकता था। तो हर जैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि रेंज में कलर क्यों बदलता है ना, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ोगे तो Ka का कॉन्सेप्ट आएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उससे एक्सप्लेन होगा। तो अभी इसको हाइड करके रखते हैं ना। देखो, तो कहने का मतलब यह है, इंडिकेटर क्या है? एक पार्टिकुलर पीएच के ऊपर कलर कुछ और एक उसी पार्टिकुलर पीएच के नीचे कलर कुछ और, है ना। अब देखो, 2 इंडिकेटर के बारे में रट लेना, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन 10 के ऊपर कलर पिंक, या बोलो 9 के ऊपर कलर पिंक और 9 के नीचे कलरलेस, है ना। कई बार इसको लोग ऐसे भी याद रखता है कि बेसिक रेंज में कलर पिंक होगा और एसिडिक रेंज में कलर कलरलेस होगा। हालांकि इसमें भी देखो थोड़ा सा बहुत सच्चाई तो नहीं है। बेसिक रेंज मतलब हाई पीएच और एसिडिक रेंज मतलब 7 से कम, लेकिन ये तो 7 से ऊपर पे भी कलरलेस है नहीं। बट बेसिक रेंज मतलब ऐसे समझो कि हाई पीएच और एसिडिक रेंज मतलब लोअर पीएच। लोअर पीएच पे क्या होगा? कलरलेस। हायर पीएच पे क्या होगा? पिंक। ऐसे मिथाइल ऑरेंज पीएच 4 के नीचे रेड और 4 के ऊपर येलो, है ना। अब देखो, एक वेसल है जिसमें NaOH, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, वेसल के अंदर ये तीनों का मिक्सचर है। समझो एक पैकेट है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों का मिक्सचर रखा हुआ है। तुम्हें बताना है तीनों का कंपोजिशन।
तीनों का कंपोजिशन मतलब बात नहीं करे कोई, तीनों का कंपोजिशन मतलब ऐसे समझो कि एक बड़ा सा कंटेनर है, इसमें NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 इस तीनों का मिक्सचर पड़ा हुआ है। पता करना है इसमें कितना NaOH है, कितना सोडियम कार्बोनेट है, कितना सोडियम बाइकार्बोनेट है। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सैंपल निकालेंगे और उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे समझो कि इसे 20 ग्राम निकालें। अब इस 20 ग्राम में कितना ग्राम NaOH है, कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये पता चल गया अगर, तो क्या ये 100 kg के पैकेट में कितना ग्राम NaOH होगा, कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा, कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ये नहीं पता चल जाएगा? 20 ग्राम में निकाल लेंगे तो 100 kg में भी निकल जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंपल कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, हालांकि वीकर है, इसे थोड़ा सा सिंपल निकालेंगे और एक कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, है ना। कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा सिंपल मतलब 5 ग्राम या 10 ग्राम, वो वेट करके लेंगे। बाय द वे 10 ग्राम ही लिए तो 10 ग्राम में अगर सबका मोल पता चल गया तो 100 kg में पता चल जाएगा। तो 10 ग्राम बाय द वे लिए और उसमें पानी डाल के डिजोल्व कर लिए। अब देखो इसमें है कौन कौन, इसमें कौन कौन है, NaOH है और कौन है, Na2CO3 है और कौन है, NaHCO3 है। इसका बाय द वे A मोल है, इसका B मोल है, इसका C मोल है। ये जो थोड़ा सा सिंपल 5 ग्राम या 10 ग्राम लिया है, जो भी लिया है, उसमें A मोल NaOH, B मोल सोडियम कार्बोनेट और C मोल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, है ना। इस ABC का वैल्यू हमें नहीं पता है, अगर ये पता चल गया तो यही तो पता करना है कि 10 ग्राम में NaOH का मोल, सोडियम कार्बोनेट का मोल, सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल पता चल गया तो 100 kg के पैकेट में कितना कितना मोल होगा नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन में इंडिकेटर डालेंगे फिनोल्फथलीन, इस सॉल्यूशन में इंडिकेटर डालेंगे फिनोल्फथलीन। ये तीनों को डिजोल्व करोगे ना तो सॉल्यूशन पानी की तरह होगा एकदम, ऐसा नहीं जैसे नमक को पानी में डिजोल्व कर दे तो पानी की तरह ही होता है, कोई कलर तो आता नहीं है। तो इस तीनों को डिजोल्व कर दोगे तो वो पानी की तरह ही सॉल्यूशन रहेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, ब्यूरेट में भर लेना है बेस मतलब NaOH, ठीक है। कोई बात नहीं करेगा, बहुत मार मारेंगे, देख रहे हैं कोई बीच बीच में बात कर रहा है। इसमें इस ब्यूरेट में क्या भर लेना है, NaOH भर लेना है, इसको ड्रॉप वाइज गिराना है। अब तुम सोचो इसका एक को सोल्यूशन भी कलरलेस होता है, इसका एक को सोल्यूशन भी कलरलेस, सॉरी ये NaOH है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये सब बेस है ना, ये बेस है, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए, एसिड के साथ। तो इसमें ब्यूरेट में भरो HCl, है ना। और HCl कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो नॉन स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब देखो इसको भर लिए, HCl को यहां तक भर लिए। अच्छा एक और चीज बताओ, HCl को जब पानी में डिजोल्व करोगे ना तो वो भी पानी की तरह ही होगा, कोई कलरफुल चीज नहीं होगा, है ना। और ये HCl जब इसमें गिरेगा, जब रिएक्शन करके जब ये तीनों खत्म हो जाएगा या कोई एक खत्म होगा, उस समय यहाँ पे कलर बदलना चाहिए ना। कलर नहीं बदलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को यहाँ पे रखने के बाद इसमें थोड़ा सा इंडिकेटर मिला देते हैं। कौन सा इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। एक और चीज समझना, फिनोल्फथलीन जो होता है वीक एसिड होता है, इसलिए शॉर्ट में उसको हम PHH लिखे हैं, H फॉर एसिड। एसिड के लिए H यूज करते हैं और बेस के लिए क्या यूज करते हैं, OH। तो और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वीक बेस होता है, इसलिए मिथाइल ऑरेंज के लिए हमने क्या यूज किया है, OH, MEOH। ये मिथेनॉल नहीं है, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब देखो 3 केसेस लेते हैं एक बार। अच्छा हमारा पर्पस क्या है, ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब कर रहे हैं इसका और इसका तीनों का क्या निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए, ABC का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। 3 केसेस लेंगे। एक बार क्या करेंगे, इसमें हम इंडिकेटर डालेंगे फिनोल्फथलीन और ऊपर से HCl गिराएंगे, और जैसे ही फिनोल्फथलीन कलर बदल देगा इसको बंद कर देंगे। दूसरा केस लेंगे, इसमें ये सेम चीज, सेम अमाउंट लेंगे, इसमें फिर से फ्रेश
NaOH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस बार फिनोल्फथालीन इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। ऊपर से गिराएंगे HCl, जब HCl से ये रिएक्ट करते करते कलर बदल जाएगा मिथाइल ऑरेंज का, तो इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और तीसरा केस लेंगे, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इसमें डालेंगे पहले फ्रेश, फिर इसका अमाउंट लेंगे, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालेंगे, इसको गिराएंगे, कलर बदल जाएगा, बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल देंगे थोड़ा सा, फिर HCl गिराएंगे, कलर बदल जाएगा, फिर बंद कर देंगे। क्या क्या कर दिए सर, समझ नहीं आया, अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो केस 1, इसमें हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला था, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला था। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर बहुत थोड़ा अमाउंट में डालेंगे, खाली उससे ये पता चल जाए कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आए तो कलर बदलेगा, तो बंद करने के लिए वो बता दे कि अब भाई हो गया, बंद करो इसको, है ना। समझना क्या किया हमने, जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करोगे और ऊपर से HCl गिराओगे, तो HCl गिराने के पहले केवल इस तीनों का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का pH क्या रहा होगा, 7 से ज्यादा रहा होगा, है ना। इनफैक्ट ये 11-12 के आसपास इसका pH होता है। तो उस समय इसमें फिनोल्फथालीन डाले हो तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, पिंक होगा। HCl जब इसमें डालोगे, HCl इसके साथ रिएक्शन करने लगेगा, pH धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा, शुरू में pH 12 था, HCl डाल रहे हैं, pH बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। कभी तो घटते घटते 8 के नीचे आ जाएगा, 8 के नीचे आ जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस हो गया, इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना। अब जरा सोचो, इतना देर में जब ये पिंक से कलरलेस हुआ, उतना देर में रिएक्शन क्या क्या हुआ होगा, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या हुआ होगा समझना। जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करोगे तो जो HCl गिरा रहे हो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये तुम सबको पता है, नमक पानी। और ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा पहले। अच्छा एक चीज बताओ, इस तीनों में सबसे पहले HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्यों, सबसे ज्यादा बेसिक है, तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। HCl जो गिर रहा था इसके साथ रिएक्शन करके NaOH को खत्म कर देगा, उसके बाद भी HCl गिरता रहेगा। अब HCl इस दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, ये, इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये ज्यादा बेसिक है ना। तो इसके बाद HCl इसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl, है ना। जैसे ही इतना रिएक्शन होगा ना, इसका कलर बदल जाएगा, मतलब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर कलर अपना बदल देगा, क्योंकि इतना ही रिएक्शन होने के बाद pH 8 के नीचे आ जाता है ना। और HCl गिराते ना तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा, लेकिन और HCl तुम नहीं गिरा रहे हो, क्यों नहीं गिरा रहे हो, क्योंकि इंडिकेटर अपना कलर बदल चुका है तो हम बंद कर चुके हैं उसको, है ना। तो अभी तक रिएक्शन कितना हुआ है, NaOH रिएक्ट कर गया है और सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ पार्शियली रिएक्ट किया। पार्शियली रिएक्ट करना मतलब ये नहीं कि थोड़ा रिएक्ट किया थोड़ा नहीं किया, मतलब ये हुआ कि ये HCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया है ना। ये इसके साथ रिएक्शन करके, ऐसा भी हो सकता था अगर इसको कंप्लीट रिएक्शन करा दोगे ना तो NaCl और कार्बोनिक एसिड बनेगा, बट ये पार्शियल रिएक्शन किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl बनाया, ठीक है। इस रिएक्शन पे और हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझो कि जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, देखो फिर से हम समझाते हैं, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लिए हो, कम ही HCl गिराओगे। अच्छा एक चीज बताओ, जब यहाँ पे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लेंगे तब HCl ज्यादा गिराना पड़ेगा कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेंगे तब HCl ज्यादा गिराना पड़ेगा? फिनोल्फथालीन इंडिकेटर लोगे तो 8 pH पर ही कलर बदल जाएगा। शुरू में कितना pH था, 12 के आसपास, 12 के आसपास, है ना। और अगर इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लोगे तो कलर कब बदलेगा, मतलब और ज्यादा HCl गिराना पड़ेगा। 12 pH से ला रहे हो 4 pH पे, ज्यादा HCl गिराना पड़ेगा कि 12 pH से 8 pH पे लाने के लिए ज्यादा HCl गिराना पड़ेगा, 12 से 4 पे। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करेगा तो ज्यादा HCl गिरेगा, और अगर फिनोल्फथालीन यूज करोगे तो कम HCl गिरेगा, ठीक है। अच्छा, जब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करते हो तो यही दोनों रिएक्शन होता है बस, और जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करोगे
तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। मिथाइल और ऑरेंज इंडिकेटर अगर यूज करोगे तो HCl तो पूरा रिएक्ट कर ही जाएगा, NaOH तो पूरा रिएक्ट कर ही जाएगा, सोडियम कार्बोनेट भी पूरा रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट भी पूरा रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय ज्यादा HCl गिरेगा। समझ आया? अब जरा समझना इसको, देखो यहां से HCl का कितना मोल गिरा, कब? जब हम ये फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज किए, कितना मोल HCl का गिरा। एक चीज बताओ, NaOH का कितना मोल था? A मोल था। ये पता नहीं है हमें, हमने मान लिया है A, इस A का वैल्यू निकालेंगे। इसका कितना मोल था? B मोल था। और इसका कितना मोल था? C मोल था। अब बताओ NaOH के A मोल से HCl का कितना मोल रिएक्ट करेगा? A मोल। A मोल ना, इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके इसका एक मोल इसका एक मोल ही ना बनता है, बैलेंस किया हुआ है। अच्छा, Na2CO3 के B मोल से HCl का कितना मोल रिएक्ट करेगा? B मोल ही करेगा, है ना। मतलब इसमें जितना HCl गिरा, कितना HCl गिरा है बताओ? अगर इसका मोल A है, इसका मोल B है, तो इसमें कितना HCl गिरा है? A प्लस B मोल HCl ही गिरा है ना। अब सोचो, यहां से जो HCl का मोल गिरा है उसको हम मान लेते हैं X, तो X इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस B। ये A और B पता नहीं है बट X पता है। X कैसे पता है? क्योंकि यहां तक हमने HCl को भर दिया था और जब गिराया तो यहां तक गिरा है, तो ये HCl का कितना मोल होगा नहीं पता चल जाएगा। इसका कंसंट्रेशन पता है ना, मोलरिटी पता है, और इस पे मार्क किया रहता है 1 2 3 4, तो वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी क्या आएगा? मोल्स। तो HCl का मोल्स X आया। ये वैल्यू पता रहेगा, 2 4 4 5 ऐसा कुछ रहेगा, पता है। A B पता नहीं है। अब बताओ, A B दो अननोन और एक इक्वेशन। दो अननोन तो कितना इक्वेशन चाहिए? 2। 3 अननोन तो कितना इक्वेशन चाहिए? 3। अननोन ऐसे है कितना? 3। तो कितना इक्वेशन चाहिए? A B C में A B C 3 अननोन है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो A B C में कितना इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मिल गया हमें, है ना। 2 और इक्वेशन। अब जरा सोचो, जितना अमाउंट इस तीनों का लिए थे कोनिकल फ्लास्क में, फिर से उतना ही अमाउंट कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। पहले 10 ग्राम लिए थे, तो फिर से कितना लेना है? 10 ग्राम ही लेना है। पहले 10 ग्राम लिए थे तो फिर से 10 ग्राम ही लेना है। और इस बार इसमें फिनोल्फथालीन इंडिकेटर नहीं डाले हैं, इस बार इसमें क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब डालोगे तो जो HCl ऊपर से गिरेगा NaOH के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा, और HCl गिरेगा जो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, और गिरेगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब इसमें ज्यादा HCl गिरेगा, ये तुमको भी पता है, क्योंकि ज्यादा नीचे pH लाना है। ये कलर बदलेगा pH 4 पे आने पे, तो pH 4 आने तक ये तीनों रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ, है ना। और यहां पे देखो, यहां पे कंप्लीट रिएक्शन हुआ है, सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन हुआ है। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl या कार्बोनिक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को क्या किया? बाहर किया। तो ये HCl यहां पे कौन कौन था? NaOH था और कार्बोनिक एसिड था। NaOH और कार्बोनिक एसिड से ही ने बना है, तो इसमें एसिड कमजोर है, कमजोर एसिड को बाहर कर देगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और निकलेगा कौन? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड थर्मली अनस्टेबल होता है, किसमें टूटेगा? CO2 और H2O में टूट गया, है ना। और HCl गिरा है, वो HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करना है। समझ में तुमको थोड़ा कम आ रहा होगा, इतना याद कर लो कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जब यूज होगा तो ये 2 रिएक्शन होगा, है ना। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जब यूज होगा तो बाइकार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करने वक्त ज्यादा HCl ऊपर से गिरा था। क्यों ज्यादा गिरा था? क्योंकि लोअर pH पे कलर मिथाइल ऑरेंज बदलता है, और मिथाइल ऑरेंज जब तक कलर नहीं बदलेगा तब तक तो हम बंद नहीं करेंगे ना। मतलब ज्यादा HCl गिरा तो ज्यादा जो कंपाउंड से रिएक्ट किया। इनफैक्ट ये तीनों से कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हो तो, है ना। अब सोचो,
फिर से फ्रेश लिया था ना, ये पहले 10 ग्राम था तो फिर से 10 ग्राम लिया है, हम 10 ग्राम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, 10 ग्राम लिए नहीं है ना। अब सोचो जितना भी सैंपल लिया है उसमें NaOH का कितना मोल है, A मोल, तो यहाँ भी NaOH का A मोल ही रहा होगा, B मोल रहा होगा, C मोल रहा होगा। बताओ इस बार HCl जब यहां से यहां आया होगा, यहां नहीं आया होगा, कहां आया होगा, और नीचे आया होगा, है ना। तो क्या HCl का मोल्स पता चल जाएगा, कैसे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वो X के बराबर ही होगा कि X से अलग होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, मान लेते हैं उसको बाई। तो ये बाई किसके बराबर होगा, HCl किसके साथ रिएक्शन किया, NaOH के साथ, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना। अब जरा इन रिएक्शंस को, ये बैलेंस किया हुआ है क्या, बैलेंस किया हुआ नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 करो, अब देखो तो बैलेंस है, और 2 और 1 3, बैलेंस है ना। इसका मतलब सोचो NaOH का A मोल के साथ HCl का A मोल रिएक्ट किया होगा, सोडियम कार्बोनेट के B मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट किया होगा, 2B मोल रिएक्ट किया होगा, और इसका C मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट किया होगा, C मोल। तो जो HCl का टोटल मोल यूज हुआ, कितना यूज हुआ, A प्लस 2B प्लस C, A प्लस 2B प्लस C, समझ आया। और ये तो पता है ना तुमको, AB अननोन है, X पता है, ABC अननोन है, बाई पता है। एक और इक्वेशन चाहिए ना, तब ना ABC पता चलेगा, है ना। अब देखो, अब हमने क्या किया है, अभी हम कौन सा इंडिकेटर यूज किए थे, मिथाइल ऑरेंज, है ना। फिर से आ जाते हैं जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, हर कोई बोर्ड पे देखो, पहला एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, पहला एक्सपेरिमेंट में इस तीनों को रखा था, और कौन सा इंडिकेटर रखा था, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर रखा था। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर रखा, रिएक्शन किसके किसके साथ हुआ था, इस दोनों के साथ केवल, है ना। और इसके साथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन होता ना तो देखो क्या बनता, NaCl बनता, बट क्या बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, है ना। चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ था हम इसको बंद कर दिए थे। अब क्या करते हैं, उसी वेसल में हम डालते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और फिर HCl गिराते हैं। पीएच कितना पे था, 8 के आसपास था, है ना। मिथाइल ऑरेंज कलर कैसा था, इसका कलरलेस था, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर उसी में डाल दिए, कैसा कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा ना, 4.5 के ऊपर येलो, है ना, येलो हो गया। अब फिर HCl गिराना शुरू किए, गिराते 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 एक टाइम आएगा कि सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, है ना। अब इसको बंद कर देंगे। अभी तक जो HCl गिरा, ये नए वाला बाद में जो गिरा HCl, वो किसके साथ रिएक्शन किया होगा, ये तो खत्म ही हो गया था, ये तो खत्म ही हो गया था, बचा कौन था, सोडियम बाइकार्बोनेट। बट सोडियम बाइकार्बोनेट का C मोल ही नहीं था, और भी था, और कहां से आया, जो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट कितना बना, B मोल, B मोल ही बना था ना। रिएक्शन बैलेंस नहीं है जी, ये बैलेंस नहीं ना है, सॉरी बैलेंस है, बैलेंस है, इधर भी तो NaCl है, बैलेंस है ना। तो यहाँ पे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना बना है, B मोल ना। अब पहले से सोडियम बाइकार्बोनेट कितना था, C मोल था। तो नए कंडीशन में जो HCl का मोल गिरेगा वो Z गिरेगा, जो कि किसके बराबर होगा, B प्लस C। अच्छा ये Z पता है क्या, पता होगा, क्योंकि यहां तक गिर गया था ना, फिर यहां से नीचे गिराएंगे यहां तक, तो ये वॉल्यूम पता रहेगा, मोलरिटी से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा Z। तो इसमें X Y Z पता है, ABC नहीं पता है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, इसमें 3 वेरिएबल है कौन कौन, ABC का वैल्यू निकल जाएगा, ABC का इससे वैल्यू निकल जाएगा, A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू निकल गया। पता चल गया, पता चल गया कि जो 10 ग्राम सैंपल लिए थे उसमें NaOH का कितना मोल, सोडियम कार्बोनेट का कितना मोल और सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना मोल। तो 100 kg के पैकेट में कितना कितना मोल होगा नहीं पता चल जाएगा, 10 ग्राम में कितना है तो 100 kg में कितना पता चल जाएगा। इनफैक्ट पूरे टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, केवल करते यही है, अननोन का कंसंट्रेशन, मतलब नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से पता करते हैं। यहाँ भी वही कर रहे थे, यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज किए थे, इसलिए हम बोल रहे थे डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। जरा गौर करो, यहाँ पे 3 का मिक्सचर था, इसीलिए 3 इक्वेशन चाहिए था। हो सकता है
कम से ही काम चल जाए किसी किसी क्वेश्चन में, नहीं। बट यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस पार्टिकुलर टाइट्रेशन को डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें 2 इंडिकेटर यूज किया गया है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। समझ में थोड़ा कम आया होगा, क्वेश्चंस बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे कुछ। थ्रू और टाइट्रेशन खत्म हो गया। अगर तुम गौर करोगे तो टाइट्रेशन थोड़ा पकाऊ लगता है, लेकिन पूरे टाइट्रेशन में हमने क्या किया है, इक्विवेलेंट को इक्वेट किया है। यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ही बोलते हैं कि जब एसिड बेस को हैंडल करना हो ना, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ज्यादा बढ़िया है मोल इक्वेट कर दो, है ना। तो जब जब एसिड बेस का रिएक्शन आया है, यहाँ पे एसिड बेस का ही रिएक्शन था, तो मोल से ही बढ़े। अदरवाइज अदरवाइज क्या हो सकता था, देखो इसके मोल को इसके मोल के बराबर किए ना, हम ये भी कर सकते थे इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर, है ना। नहीं कर सकते थे, वो तो हमेशा ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन इक्विवेलेंट का हेल्प हमने नहीं लिया क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है। इक्विवेलेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मोल के। मोल इक्वेट करना ज्यादा बच्चों को इजियर लगता है इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में, तो जहां मोल से ही काम हो सकता है वहां मोल से ही करेंगे। एसिड बेस को हैंडल करने के लिए मोल यूज करो, रेडॉक्स रिएक्शन को हैंडल करने के लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करो, है ना। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, टाइट्रेशन खत्म हो गया।